नमस्कार, आवाज अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन। शुक्रवार से सोशल मीडिया पर एक खबर खूब वायरल रही। क्या सोमवार दुनिया भर में निवेशकों के लिए ब्लैक मंडे साबित होगा? ये कयास लगाया था CNBC अमेरिका के एंकर जिम क्रामर ने और रेफरेंस दिया था 19 अक्टूबर 1987 का, जब पूरी दुनिया में शेयर बाजार एक साथ क्रैश हो गए थे। उनकी ये बात अब सच भी साबित हो चुकी है। आज पहले नंबर लगा एशियाई बाजारों का, जिनमें हमारा बाजार भी शामिल है, जो खुलते ही लहूलुहान हो गया। फिर यूरोपीय मार्केट में खून खराबा हुआ और अब अमेरिकी बाजारों में भी जोरदार गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत तो हुई। हालांकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि वहां के बाजारों में एक रिकवरी भी आ गई है। दुनिया भर के निवेशक इससे थोड़ी बहुत राहत की सांस शायद ले रहे होंगे, क्योंकि अमेरिकी बाजारों ने तेज गोता लगाने के बाद खुद को संभाला है। लेकिन अब हर तरफ चीख पुकार मच गई है। बातें होने लगी है कि क्या हम किसी बड़े इकोनॉमिक डिजास्टर की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या अभी बाजारों को और भी बुरा वक्त देखना है? क्या पूरी दुनिया मंदी की तरफ बढ़ रही है? भारतीय बाजारों का यहां से क्या होगा? क्या ये वक्त एक बुरे सपने की तरह है या फिर ये नींद उड़ा देने वाला वक्त आ गया है? आज इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शुभमय भट्टाचार्य जी, इंडस्ट्री एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम, SW कैपिटल के डायरेक्टर पंकज जैन, फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट स्वस्ति राव और वरिष्ठ पत्रकार शिवकांत शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुनील जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। जैसा मैंने एक रेफरेंस दिया शुरू में कि एक टीवी एंकर ने अमेरिका में पहले ही इस तरह का एक प्रेडिक्शन दिया था और वो प्रेडिक्शन आज ऑलमोस्ट सही भी साबित होता हुआ दिखाई दिया। और जिस तरह से जो बाजारों के हाल हुए, क्या ये एक टेम्परेरी चीज है जो ट्रम्प टैरिफ और फिर उसका टेरर, या फिर अब ये बात सीरियस हो चली है? देखिए, डेफिनेटली ट्रेड वॉर शुरू हो गई है। टैरिफ और काउंटर टैरिफ की बात है। इसके कारण जरूर हम देखेंगे कि जो पहले जीडीपी के प्रोजेक्शंस थे वर्ल्ड के, उसमें करेक्शन आएगा। बिकॉज कोई भी अभी कुछ काम नहीं करेगा ना, माने दे विल वेट टू कि कैसे होता है ये प्ले। तो उस चीज के अंदर मार्केट में क्या है कि मार्केट का अनएंटिसिपेटेड ये सिचुएशन, फर्स्ट उन्होंने ट्रम्प की इतनी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे ये सोची नहीं थी, इसलिए पहला करेक्शन शुरू हुआ। अब चाइना और कनाडा इतना भयंकर काउंटर एक्शन कर रहे हैं, ये भी मार्केट ने एंटिसिपेट नहीं किया। तो अब के बाद जो नेगेटिव सरप्राइजेस जो है अभी प्राइस में आ गए हैं। अब वॉलिटिलिटी जो है और एक स्लोडाउन का कितना होगा मायना, ये मार्केट ढूंढेगी। तो मेरे मन में जो भयंकर करेक्शन होता वो हो गया है। अब इसके बाद इतनी ही भयंकर करेक्शन और आने की मेरी उम्मीद नहीं है। बस जरूर वॉलिटिलिटी कुछ दिन के लिए जारी रहेगी, क्योंकि कौन जीतेगा कौन हारेगा, कहाँ पे गठबंधन होगा, ये दोनों बड़े देश, मैं चाइना और अमेरिका की बात कर रहा हूँ, बिकॉज इसके बाद ही फॉलो आउट बाकी देश के ऊपर आएगा। और हमारी मार्केट के बारे में आप करें तो इंडिया की जो आउटलुक है अब तक क्लियर है। क्या चीज कि एक, हम कॉन्ट्रा काउंटर में नहीं जाने वाले हैं, हम झगड़े नहीं करने वाले हैं। हम एक सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं इसमें से, माने कोई टैरिफ कट करना है तो हमारी एक प्रैग्मेटिक अप्रोच है, वो अच्छी खबर है इंडिया के लिए। सेकंड, इस चीज के कारण, जो भी स्लोडाउन के कारण आपको मेटल्स के प्राइसेस, ऑयल के प्राइसेस, सब इंपोर्ट्स, हम एक ट्रेड डेफिसिट कंट्री है, तो ये जो भी इंपोर्ट में राहत मिल रही है, आज ब्रेंट क्रूड 65 पे आ गया, ये सब इंडिया के लिए अच्छी खबरें हैं। तीसरी है कि यहाँ पे जो माहौल, एक स्लोडाउन की बात हो रही है इंटरनेशनली, और यहाँ पे भी इन्फ्लेशन की कटौती हो रही है, और अभी तेल का इन्फ्लेशन, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी कम होने की गुंजाइश है, तो जरूर एक आरबीआई का रेट कट भी सामने दिख रहा है। तो इंडियन मार्केट्स के लिए कुछ पॉजिटिव्स भी यहाँ से निकल रहे हैं। तो मेरे ख्याल में वर्ल्ड मार्केट में उतना नहीं कह सकता, मगर इंडियन मार्केट में एक बहुत बड़ा जो करेक्शन का रीसेट हुआ है, वो इसके बाद इतना बड़ा करेक्शन आने की मेरी उम्मीद नहीं है। अब थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी, मगर और रिकवरी भी कुछ टाइम लगेगी, मगर और अभी गहरी कोई भी एक गिरावट मैं नहीं मानता हूं कि होगा। आज ज्यादातर हो गया है। जैन साहब से भी राय ले लेते हैं। पंकज जी, जैसे सुनील जी कह रहे हैं कि जो डैमेज होना था हो गया है, अब यहां से डैमेज कंट्रोल ही शुरू होगा और डैमेज नहीं दिखेगा बाजार में। नमस्कार विपिन जी, थैंक्स फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखो विपिन जी, इस समय जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं लाइव, इस तरह की खबरें आ रही हैं लाइव की
प्रेसिडेंट ट्रंप ये सोच रहे हैं कि 90 डे का मॉरिटोरियम दे दिया जाए टैरिफ्स पे एक्सेप्ट चाइना, एंड वी हैव सीन अ वी शेप्ड रिकवरी इन यूएस मार्केट्स इन लास्ट से हाफ एन आवर काइंड ऑफ थिंग। तो सबसे बड़ी जो अनिश्चितताएं बनी हुई हैं, सबसे बड़ी जो एक वेगरी बनी हुई है कि ट्रंप साहब दिन में 2-3 बार या हफ्ते में 5-6 बार किस तरह की पॉलिसी बयान कर रहे हैं, कितना बड़ा यू टर्न ले रहे हैं, कितना बड़ा यू टर्न नहीं ले रहे हैं। सो आई थिंक दैट इज व्हाट इज वरिंग द मार्केट द मोस्ट, अपार्ट फ्रॉम टैरिफ। टैरिफ तो हैं ही, और ये टैरिफ्स के साथ आई थिंक ट्रंप, प्रेसिडेंट ट्रंप इंक्लूडिंग हिज एडमिनिस्ट्रेशन, दे बीन प्रीटी एडमेंट। सो अगर ये मान के चलें कि इस तरह के टैरिफ्स अभी फॉर शॉर्ट टर्म बने रहेंगे, आई थिंक मार्केट में अनिश्चितताएं बनी रहेंगी। और हम जैसा हम कह रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं, जो अपने क्लाइंट से बात करते हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, इस समय 3 तरह की मार्केट्स हो गई हैं। व्हाट वुड हैपन इन नेक्स्ट 6 वीक्स, व्हाट वुड हैपन इन नेक्स्ट 6 मंथ्स, एंड व्हाट वुड बी प्रोजेक्टेड हैपनिंग इन नेक्स्ट 18 मंथ्स। तो हमारा ये मानना है कि अगले 6 हफ्ते मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहेंगी। जिस तरह का आज हमने मेहम देखा है, आई डोंट थिंक इस तरह का मेहम बहुत आसानी से दोबारा रिपीट होएगा। आई थिंक दीज आर वन ऑफ काइंड ऑफ थिंग्स, बट मार्केट में वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। और मार्केट अगर हम देखें टेक्निकली, ज़्यादातर ग्लोबल मार्केट्स इंक्लूडिंग यूएस मार्केट्स, अगर हम टेक्निकल्स के हिसाब से देखें, दे आर वेरी क्लोज टू बीइंग बियर फेज या बियर फेज में आ चुकी हैं। इंडियन मार्केट्स में भी हम देख रहे हैं, इट ऑल स्टार्टेड विद पुअर Q2 Q3 रिजल्ट्स, और जहां हमने देखा कि एफआईज की बहुत कंसिस्टेंट बड़ी सेलिंग चलती आ रही थी। आज भी अगर हम देखें 9,000 करोड़ की करीब सेलिंग है, शुक्रवार को भी करीब 9-10 हज़ार करोड़ की सेलिंग थी। सो आई थिंक बीच में एक इंटरिम पॉज सा देखा गया था उनकी तरफ से, बट दे हैव नॉट बीन स्टॉपिंग। सो ऑल इन ऑल आई डोंट थिंक अभी बहुत सीरियस एंकरेजिंग सिग्नल्स मार्केट के लिए हैं। मार्केट को पहले प्लेटू आउट होना पड़ेगा, टाइम वाइज एक करेक्शन, एक प्लेटू जोन में गुजरना पड़ेगा। क्या वो जोन 21,500 से लेके 23,000 निफ्टी में, आई डोंट नो, आई थिंक दैट कुड बी अ प्रोबेबल जोन, बट उसको कोई ऐसे डेफिनेट बेसिस पे नहीं कहा जा सकता। फिर Q4 के किस तरह के रिजल्ट्स आते हैं, क्या उसमें ग्रीन शूट देखने को मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, किस तरह की कमेंट्री आती है, खास तौर से स्टार्टिंग विद टेक्नोलॉजी स्टॉक्स। आई थिंक जिस तरह की उसके साथ एक जो हमारे जो एक मेजर जो I would say resilient sectors थे, something like technology, pharma, even they have taken a dent. So सब चीज़ों का समीकरण ये है कि मार्केट में काफ़ी volatile फेज चलता रहेगा। People will have to be very cautious, traders will have to be very cautious, और investors मेरे को लगता है people who are still sitting with surplus, I think उनको एक quality stocks, quality sectors identify करने पड़ेंगे। बहुत मुश्किल काम नहीं है, मतलब to name a few of the quality sectors, और उसमें हर मेजर डिप पे निबल करते रहे। 6 हफ्ते में हो सकता है दे में बी सिटिंग ऑन लॉसेज ऑफ 5 to 7-8%, बट ऑन अ 6 मंथ बेसिस, ऑन अ 18 मंथ बेसिस, आई एम वेरी श्योर कि एक अच्छे रिटर्न, बहुत एक्सॉर्बिटेंट रिटर्न की बात ना करें जो वर्ष 2023 या 24 में मिले, बट एनी रिटर्न से बिटवीन 15 to 30% आई थिंक वुड बी डिसेंट रिटर्न। सो ये एक समीकरण हैगा, एंड मेरे को लगता है कि मार्केट को अपार्ट फ्रॉम द टैरिफ्स, जो एक जिसे हम बोलते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप टैंट्रम्स, आई थिंक जिस तरह की बयान वो देते रहते हैं और बदलते रहते हैं, उससे बहुत अनिश्चित है। बिजनेस इस तरह नहीं चलते हैं, कंट्रीज इस तरह नहीं चलती हैं कि आप सुबह शाम अपने बयान बदलते रहे। तो एक कंसिस्टेंट पॉलिसी चाहिए, एंड लेट्स होप कहीं ना कहीं वो कंसिस्टेंसी कुछ हफ्तों बाद मार्केट्स को और ग्लोबली देखने को मिले हमारे। शुभमय, क्योंकि पूरा मामला पॉलिसीज से जुड़ा है और फिर उसके बाद अनकंसिस्टेंसी से, जो अभी पंकज जैन साहब ने कहा, और जिस तरह की अनकंसिस्टेंसी या जर्कीनेस या कितने भी इसके लिए अलग अलग विशेषण का इस्तेमाल किया जाए, डोनाल्ड ट्रंप साहब जिस पावर पे वो बैठे हुए हैं और जिसके साथ वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी का ही आप उदाहरण देख लीजिए। अमेरिकी बाज़ारों की बात कर रहे थे पंकज, वहाँ पर पहले एक शार्प फॉल, फिर एक शार्प राइज रिकवरी, और फिर से शार्प फॉल, वो बीच में खबरें चल गई कि पॉज हो सकता है, ये तमाम चीज़ें। तो डोनाल्ड ट्रंप को कैसे समझें? क्या वो ये चीज़, या तो वो इतने अनाड़ी हैं कि उनको पता नहीं है कि इसका क्या असर होगा, जो कि लगता नहीं है, या फिर वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं कि मैं यही करूँगा, एग्जिट ठान के बैठ गए हैं, इसका नतीजा कुछ भी हो। क्योंकि अमेरिका जो देश है और वहाँ की जो चीज़ें हैं, उसका पूरी दुनिया पे कितना इम्पैक्ट पड़ता है ये तो हम सब लोगों ने देख लिया। लेकिन ट्रंप के इस व्यवहार को कैसे समझे, और अगर ये कंटिन्यू रहा तो हमें ये कहाँ लेके जाके छोड़ेगा?
विपिन जी, पहले तो शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने के लिए। आप जो कह रहे थे कि ट्रम्प अनाड़ी हैं या समझदार हैं, पॉइंट यह है कि जितने बड़े जो लोग एट ए लेवल ऑफ पावर में रहते हैं ना, उनको समझ में नहीं आता है ऑफन कि उन्होंने जो एक प्रक्रिया शुरू कर दिया है उसका फुल इफेक्ट क्या कहाँ तक जाके पहुंचेगा। ट्रम्प, ये मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि ट्रम्प को पता नहीं था कि इससे, आफ्टर ऑल वो 30 साल से ही हैज बीन इन द मार्केट, उनको अच्छी तरह समझ में आता है कि मार्केट में इसका इफेक्ट आएगा। वो पहले भी बोल रहे थे, लेकिन उन्होंने भी अंदाज नहीं किया होगा कि इतना ज्यादा इफेक्ट आएगा मार्केट में। और ये इनके लिए मैं सरप्राइज नहीं, मैं नहीं मानता हूं कि सरप्राइजिंग नहीं था, सरप्राइज होगा। क्यों? क्योंकि देर आर सो मेनी मूविंग पार्ट्स ग्लोबल इकोनॉमी में कि किसी एक शख्स को इतना बड़ा चेंज लाकर उसके सारे बिंदु को समझना इम्पॉसिबल है। उन्होंने कोशिश किया है सोचने का कि भाई मैं ये पूरा चीज को मैं नहीं इस तरह से एक प्लान किया है। उनका प्लान मोर और लेस अभी भी शायद बरकरार है एंड मैं मानूंगा कि वो चल रहा है। लेकिन वो प्लान के अंदर में ये जो फ्लक्चुएशंस जैसे स्टॉक मार्केट का आज दिखा ग्लोबली, द राउट जो 2008 से भी ज्यादा था, इस तरह का राउट को फैक्टर इन करना इम्पॉसिबल है। और मैं भी सुन रहा था, सुब्रमण्यम साहब बोल रहे थे, जैन साहब बोल रहे थे कि शायद ऐसा ज्यादा नहीं होगा। मैं नहीं मानता कि ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि किस चीज पर मार्केट्स अभी फिलहाल ये देख रहे हैं, एक आशा पर बैठे हुए हैं, कुछ कुछ बना रहे हैं कि शायद 90 डे का पॉज होगा, शायद कुछ डिस्कशंस होगी, बट इसको मैं बहुत अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मानता हूँ। बहुत थिन लाइन ऑफ कॉन्फिडेंस है, कहीं भी टूट सकता है। और डोमिनो इफेक्ट, क्योंकि इतना ज्यादा लॉसेस ऑलरेडी हर मार्केट्स में इन्वेस्टर्स उठा चुके हैं कि उनके लिए फर्दर लॉसेस बहुत कैटेक्लिज्मिक होगा। अगला लॉसेस का रिस्क इसलिए आ रहा है कि अभी ये जो स्केल ऑफ लॉसेस हुआ है ये सिर्फ मार्केट में सीमित नहीं है। बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ग्लोबली काफी ज्यादा हिट ले चुके हैं एंड क्वाइट पॉसिबल है कि चलते हुए कुछ दिनों में, अभी जिक्र हो रही थी कि इन द नेक्स्ट 6 वीक्स, मेरा आशंका यह है कि विद इन द नेक्स्ट 6 वीक्स अगर कोई ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टर्न्स टर्टल, फाइनेंशियल लिक्विडिटी का बहुत बड़ा हिट लेने में असमर्थ रहे, तो वो अपने आप में फ्रेश रीजन फॉर द ग्लोबल मार्केट्स टैंक करने का आ जाएगा। एंड फ्रैंकली उसको उस वक्त समझाने की, उसको उस वक्त हैंडल करने के लिए प्रॉब्लम यह है कि G20 का जो एक फ्रेमवर्क था, वो फ्रेमवर्क अभी हमारे सामने नहीं है, क्योंकि सारे कंट्रीज के साथ यूएसए का जो टैरिफ लेकर ये जो कठिन परिस्थिति यूएसए ने क्रिएट कर दिया है, इसके बाद अभी कोई भी कंट्री यूनिफाइड मूव लेने के लिए तैयार नहीं रहेंगे, सभी अपना प्रोटेक्शनिस्ट स्टेप्स लेंगे। इसीलिए अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एंड मैं सीरियसली कह रहा हूं कि कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ग्लोबली अगर लिक्विडिटी में रिस्क में अगर फंस जाए, उसका सेव करने का जो नॉर्मल प्रोसेस हम मान चुके हैं फ्रॉम 2008 ऑनवर्ड्स, वो अभी अनुपस्थित है। और वो सबसे बड़ा खतरा है मार्केट के लिए। मार्केट में ये डायरेक्टली, करेंसी मार्केट में अगर आप देखें तो दिस इज द प्रॉब्लम कि अगर वहां पे कोई, जिसे कहते हैं बैरियर्स, दिख नहीं रहा है कि कहाँ पे ये चीज मेल्ट डाउन, कहाँ पे जाके सेटल होगा, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि डॉलर राइज कर रहा है जो एक्सपेक्टेड था। बट ये रिस्क, जो कोलैटरल डैमेज जो तैयार हो रहा है, वो कोलैटरल डैमेज किस तरीके से मार्केट पर असर करेगा, उसके ऊपर मैं अभी इस वक्त नो बेट्स आर ऑन, कुछ भी हो सकता है एंड वो काफी ज्यादा पेनफुल करेक्शन होगा मार्केट्स के लिए। या विपिन जी, दोबारा लौटेंगे, लेकिन अब थोड़ा ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन पर बात करते हैं। शिवकांत जी और स्वस्ति हमारे साथ हैं, उसको थोड़ा और समझते हैं। शिवकांत जी,
अमेरिका की ही एक हॉलीवुड फिल्म का डायलॉग है कि द ग्रेट पावर कम्स विद द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और शायद अमेरिका में ही इस वक्त उसकी सबसे ज्यादा अवहेलना हो रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये पूरी दुनिया में जंग बंदी करने चले थे, आके कहा था कि मैं सारे जंग रोक दूंगा, और इन्होंने आर्थिक जगत पे इतनी बड़ी जंग छेड़ दी है। ये एक तरह का आर्थिक एटम बम है। आप 100 साल पुरानी व्यापार व्यवस्था को अचानक एक दिन में बदलना चाहते हैं। भाई, ये सब मानते हैं और ये साफ दिखाई दे रहा है कि पिछले 30 साल से अमेरिका, अब उसका व्यापार घाटा लगभग $1 ट्रिलियन के आसपास पहुंच गया है, जिसका मतलब होता है 1 लाख करोड़ डॉलर। 1 लाख करोड़ डॉलर की पूंजी हर साल आपके देश से जा रही है। ठीक है, ये विश्व व्यापार संगठन की अध्यक्षा ने भी ये बात मानी थी, और ये इस पर बात करने के लिए लोग तैयार हैं, इसके लिए मंच बने हुए हैं। लेकिन इसके लिए ये नहीं है कि आप पूरी दुनिया के ऊपर जो है वो इस तरह के टैरिफ लगा दें और एक दीवार खड़ी करके बैठ जाएं। ये जो बात कर रहे हैं 1919 की, 1917 की, जब अमेरिका महान होता था, जब अमेरिका में टैरिफ से ही काम होता था, इनकम टैक्स लगते ही नहीं थे, उस दुनिया में और आज की दुनिया में जमीन आसमान का फर्क है। आज आप एक छोटी सी चीज बनाने के लिए 50 देशों से पुर्जे मंगवाते हैं, अलग अलग चीजें बन के आती हैं। अगर आप एक पे टैरिफ लगाएंगे तो दूसरे पे असर पड़ेगा। इसी वजह से इतनी बड़ी घबराहट है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक यूरोपीय संघ ने तो कुछ किया ही नहीं है, वो तो अभी प्लान ही बना रहे हैं। हालांकि सारे इशारे इस तरह के हैं कि वो बात करना चाहते हैं, लेकिन आखिरकार आप कारों पे और उनके लग्जरी के सामान पे सब पे 25% और कम से कम, और 10% तो है ही, ये अगर टैरिफ लगाएंगे तो कैसे कारें बिकेंगी, कैसे उनका काम चलेगा? तो जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया, जितने भी कार बनाने वाले देश है, चीन को छोड़ भी दें, तो उन सब की तो बहुत ही बुरी हालत है। उनकी तो कंपनियां ठप हो जाएंगी। कंपनियों ने कारें बनानी बंद कर दी हैं, क्योंकि उनको अब यही तय नहीं कर पा रहे हैं कि अमेरिका में किस भाव में कार बिकेगी। तो सबसे बड़ा जो खतरा होता है व्यापार के लिए, बाजार के लिए और निवेश के लिए, वो है अनिश्चितता। और ट्रंप साहब अनिश्चितता की प्रतिमूर्ति हैं। एकदम एकदम वो ऐसी अव्यवस्था फैलाना चाहते हैं, और उस अव्यवस्था के फॉग में वो ये चाहते हैं कि वो समझौते कर लेंगे और टैरिफ कम कर लेंगे। तो ये होने वाला नहीं है। उनके 2 ही प्लान थे। उनका एक तो ये था कि साहब, मैं जो है वो बाकी हाँ हाँ, देशों मेरा से मैं मैं टैरिफ जस्ट कम बोल रहा करा था, लूं। क्योंकि बीच में मुझे लगा था कि कहीं बीच में वॉल्यूम डाउन तो नहीं हो गया है, क्योंकि नहीं, आप बोलें सर। जी, तो मैं ये कह रहा था कि उनकी योजना खाली ये थी कि या तो इस धमकी से, जो भी कहें, उनकी धमकियां बदलती रहती हैं। जैसे बाय द वे, अभी वो जो खबर आ रही थी उड़ती उड़ती के साहब 90 दिन का जो है वो 90 दिन के लिए रोक देंगे चीन को छोड़ करके, वो व्हाइट हाउस ने क्लियर कर दिया है कि वो गलत खबर थी, फेक न्यूज थी। तो इसलिए अब दोबारा बाजार गिर रहे हैं, और बाजारों में ये घबराहट चलेगी जब तक ये अनिश्चितता बनी रहती है। और अनिश्चितता तब तक बनी रहेगी जब तक सबसे समझौते नहीं हो जाते। इनका जो प्लान है वो ये है कि साहब, मेरे यहाँ जितने भी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री बाहर गई है, जैसे कारें हैं, हैवी मशीनरी है, वो सब दूसरे देशों में बनने लग गए हैं, कपड़े दूसरे देशों में बनने लग गए हैं, वो सब अमेरिका में लौट के आ जाएं। ठीक है, कंपनियां आ रही हैं, वादे कर रही हैं कि हम इतने लाख लगा देंगे, इतने करोड़ लगा देंगे। कब उन्होंने वो लगाया? कब फैक्ट्रियां बनी? कब ये जो है निर्माण होना शुरू हुआ? कब वहां नौकरियां लौटी? ये तो बहुत लंबा मामला है, इसमें तो कई कार्यकाल बीत जाएंगे। और तब तक क्या करेंगे बाजार? तब तक निवेशक क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? दूसरा इनका प्लान ये था कि अगर ये सब नहीं भी होता है तो इस हड़कंप में होता ये है आमतौर पे कि आपको अगर अपना व्यापार घाटा कम करना है तो आप अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करते हैं, ताकि आपका सामान सस्ता होता है। आपका सामान सस्ता होता है, ज्यादा बिकता है, तो व्यापार घाटा बराबर हो जाता है। इनके यहाँ समस्या ये है कि रिजर्व करेंसी है, तो डॉलर का अवमूल्यन हो ही नहीं पा रहा। अभी देखो, इतनी इन्होंने अनिश्चितता फैला दी है, इसके बावजूद डॉलर का भाव चढ़ता जा रहा है। जबकि चाहते ये हैं कि डॉलर जो है उसका अवमूल्यन हो, डॉलर गिरे, ताकि
जो है वो निवेश अमेरिका में आए और अमेरिका का व्यापार घाटा कम होने वाला नहीं है। हाँ, एक चीज हो सकती है, इस हड़बड़ाहट में बॉन्ड महंगे हो गए हैं और इंटरेस्ट रेट नीचे आ गए हैं, तो ये फेड को तो धमका करके इंटरेस्ट रेट नीचे गिरवा नहीं सकते। ये वैसे इंटरेस्ट रेट नीचे गिरवा लेंगे तो उससे एक राहत इनको मिल जाएगी। बाकी मुझे नहीं लगता कि इनका कुछ इस तरह की जो इनकी योजनाएं हैं ये पूरी होने वाली हैं। हाँ, ये जरूर है, इनकी पुरानी आदत रही है, पिछली 2-3 बार से ये कर चुके हैं कि बड़ी-बड़ी धमकियां देते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत छोटा बहुत इनको रियायत मिल जाती है, तो उससे उसको जो है वो उसकी तूती बजाते रहते हैं और कहते हैं कि देखिए साहब मैंने ये हासिल कर लिया। तो ऐसा संभव है कि ये कुछ दिनों में ये कह के कि साहब हम जीत गए, अमेरिका जीत गया, अब अमेरिका को कोई शिकायत नहीं है, अब सब ठीक चलेगा। लेकिन जो अनिश्चितता इन्होंने पैदा कर दी है, जो समस्या इन्होंने खड़ी कर दी है, वो समस्या जाएगी नहीं और ये जो झटका लगा है बाजार को और निवेश को, ये झटका बहुत लंबा चलेगा, इससे उबरने में बहुत दिन लगेंगे। स्वस्ति, क्या ये ट्रम्प साहब ने जो कर दिया है, और जैसा शिवकांत जी ने कहा कि अब कर तो दिया है, बाद में उसे पलटेंगे, घुमाएंगे, वो खबरें आज भी देखिए बहुत कुछ अभी चल रहा है अमेरिका के अंदर इस वक्त, काफ़ी अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं, कभी फेड की बैठक की, कभी इसकी, कभी उसकी, और फिर व्हाइट हाउस से कुछ क्लैरिफिकेशंस आ रहे हैं। मतलब घोर कन्फ्यूजन की स्थिति वहाँ पर भी है और वही कन्फ्यूजन अब उन्होंने पूरी दुनिया में फैला दिया है। तो जब अमेरिका में कोई नीति बनती है, कोई रणनीति बनती है, तो जितना हम यहाँ देखते हैं कि भाई एक ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति बिल्कुल सर्वे सर्वा है उसके पास बहुत अधिकार हैं, लेकिन एक पूरी कैबिनेट है, तमाम सलाहकार हैं, फिर सदन है। क्या इतना आसान है कि वो अपनी नीतियों को इस तरीके से पूरी दुनिया पे थोप के हाहाकार मचा रहे हैं और अमेरिका में इस चीज़ का अंदाज़ा किसी को भी नहीं है? जी, तो देखिए पहली बात तो ये है कि ऐसा सच में लगता है कि हम एक बहुत ही इर्रेशनल दुनिया में रह रहे हैं, क्योंकि जो भी चीज़ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में रैशनल मालूम पड़ती है, बहुत सारे जो ये लीडर्स हैं वो उसका ठीक विपरीत करते दिखाई पड़ते हैं। तो अमेरिका में अब जैसे डोनाल्ड ट्रम्प ने हाहाकार मचाया है, उसके पास उनका जो हथियार है उसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कहते हैं। तो इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हालांकि अभी ये लागू नहीं हुए हैं, लेकिन जैसा कि सारे ही पैनलिस्ट ने समझाया कि इससे जो नुकसान होता है वो स्पेक्युलेटिव होता है, क्योंकि जो इंटरकनेक्टेड नेचर है ग्लोबल इकोनॉमी का वो उसको झेल नहीं पाता। लेकिन एक दो चीजों पर देखिए अभी बात नहीं हुई है जो मेरे ख्याल है बहुत लोग समझते नहीं है। बाजार कैसे काम करता है, कैसे आज या 2 घंटे बाद करेगा, वो एक अलग बात है। पहले तो ये समझें कि जो इन्होंने ये टैरिफ्स लगाए हैं, इसका अमेरिकन इकोनॉमी से सीधा सीधा कुछ लेना देना है भी या नहीं। देखिए अगर 1.2 ट्रिलियन डॉलर का डेफिसिट है अमेरिका का, तो अमेरिका दुनिया का सबसे रिच अमीर देश कैसे है? वो इसलिए भी है क्योंकि यही जो बड़ा ट्रेड डेफिसिट है, जिससे सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर मतलब है बहुत सारे देशों के लिए, और ये इसी वजह से ये इस डेफिसिट को फाइनेंस कर सकते हैं, क्योंकि ये उसके बाद मनी को बोरो कर सकते हैं फॉरेन लेंडर्स, और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो यूएस के एसेट्स में, जो उनके बॉन्ड्स हैं एक्सेट्रा, उनमें उसी विश्वसनीयता की वजह से पैसे इन्वेस्ट करते हैं। और अभी जो इन्होंने किया है वो ये किया है कि ट्रेड डेफिसिट का हथियार बना के उन्होंने कहा है कि हम टैरिफ लगाएंगे, और जिस फॉर्मूले से टैरिफ लगाया है उस फॉर्मूले का भी यथास्थित मतलब ऑब्जेक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। जो फॉर्मूला था वो हमें ट्रेड इम्बैलेंस बता रहा था। ट्रेड इम्बैलेंस जो है वो इकोनॉमिक रिलेशंस का एक मैं कहूंगी कि एक पार्ट होता है, क्योंकि द रीजंस फॉर ट्रेड इम्बैलेंस डिफरेंट हो सकते हैं। अमेरिका का चाइना से ट्रेड डेफिसिट क्यों है, और अमेरिका का बांग्लादेश से ट्रेड डेफिसिट क्यों है, अमेरिका का इंडिया से ट्रेड डेफिसिट क्यों है, इन सबके कारण अलग अलग हैं। तो इन कारणों को अगर आप नहीं एड्रेस करेंगे और केवल ट्रेड इम्बैलेंस का को ऑब्जेक्टिव को पैमाना बना के अगर आप टैरिफ लगा देंगे, तो उससे यही होगा जो इस वक्त हो रहा है। ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जितने इरेशनल तरीके से ये टैरिफ्स लगाए गए हैं, मैं तो कहती हूँ कि भारत का इसमें रुख बहुत अभी तक सही रहा है, और यूरोपियन यूनियन का भी रुख बहुत सही रहा है। चाइना को छोड़कर अभी तक कोई ऐसा देश नहीं है जिसने पूरी तरह से इसको रेसिप्रोकेट किया हो, और ये अच्छी बात है क्योंकि सबको इस वक्त थोड़ी सर्टेनिटी की जरूरत है। और लॉन्ग टर्म उसमें देखिए जो प्रॉब्लम है वो ये समझनी जरूरी है हमको कि
इन अमेरिका जो है वो इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर है, सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप इस तरीके के नी जर्क रिएक्शंस दिखाएंगे तो ये बहुत बड़ा एक सवाल पैदा करता है कि आफ्टर ऑल ये रिलेशनशिप कैसे नेविगेट होगी। ये पहली चीज। दूसरी चीज जो और इस पे बात नहीं हो रही है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ये सब चीजें चाइना को टारगेट करने के लिए कर रहे हैं तो इस नी जर्क रिएक्शन से तो असल में चाइना के ऊपर डिपेंडेंस बढ़ा रहे हैं वो और पार्टनर्स, क्योंकि अमेरिका से अनसर्टन अनस्टेबल पावर साबित हो रहा है। और तीसरी बात जो आपने मुझसे सवाल पूछा था वो ये कि मैं आई एम ऑफ द व्यू कि देखिए अभी डोनाल्ड ट्रंप के पास ये धड़ाधड़ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो है वो साइन करते जा रहे हैं लगातार। आधे से ज्यादा उसमें से वो लीगल है नहीं है इस पे तो बाद में चर्चा होती है, लेकिन उसके पहले मार्केट धराशायी हो जाता है। वो ये भी कहीं ना कहीं है कि देखिए अमेरिका में भी गवर्नर्स का इलेक्शन होने वाला है, तो वो अपने मागा फैन बेस को, क्योंकि जब से वो 2018 में आए थे तब से ही वो टैरिफ कर रहे हैं। उस वक्त भी उन्होंने जो टैरिफ लगाए थे उससे अमेरिका में ही स्टील वगैरह महंगा हुआ था, चाइना में तो सस्ता ही हुआ था। इस बार भी जब उन्होंने कैंपेनिंग करी थी तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े आंकड़ों को कहा था कि हम 100% लगाएंगे, 60% लगाएंगे। अब जाके फाइनली लगाया तो थोड़ा कम लगाया है, लेकिन नॉनदलेस अभी जब मिड टर्म इलेक्शंस होंगे अमेरिका में तो मुझे नहीं लगता कि उनकी नीतियों की वजह से दोनों हाउसेस में उनकी मेजोरिटी रहेगी। और असल में हमको भी थोड़ा स्ट्रेटेजिक पेशेंस की जरूरत है और देखने की कि असल में ये कब तक ये इस तरह का बिहेवियर दिखा सकते हैं जो पूरी तरह से नी जर्क है, इरैशनल है और इकोनॉमिक लॉजिक पर बेस्ड ही नहीं है। बाकी सब बातें और पैनलिस्ट कर चुके हैं तो मैं अपनी बात को विराम दूंगी। नहीं, आपने बहुत अच्छे से सभी, मेरे ख्याल से सभी पैनलिस्ट ने जो बातें यहाँ रखी हैं, चाहे वो मार्केट से डायरेक्टली रिलेटेड हों या फिर ओवरऑल वर्ल्ड ऑर्डर पे हों या टैरिफ्स पे हों या ट्रंप पे हों या अमेरिका में क्या चल रहा है, हर बात का मायना है आज जिस तरीके की स्थिति है। सुब्रमण्यम साहब, अगर मैं आपसे समझना चाहूँ, देखिए बाजार तो सब तरफ गिर रहे हैं, अमेरिका में भी गिर रहे हैं, वहाँ के भी निवेशक बहुत पैनिक में इस समय, वहाँ भी कोई अच्छी स्थिति नहीं है। क्या चल रहा है इस समय निवेशकों के बीच में? और एक बात मैं बहुत तेजी से एक सर्कल में होते हुए देख रहा हूं कि क्या अब एफआईआईज लौट के भारत की तरफ फिर से देखेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया की ही स्थिति वैसी बन गई इंक्लूडिंग अमेरिका। तो पहले मैं एक चीज आपको बताऊं कि ये जो मार्केट ने अभी एंटिसिपेट किया है, मैं समझता हूं कि वर्स्ट केस है। मैं बताया कि 2 दिन एनालिस्ट ने कहा कि नहीं अभी इससे भी वर्स हो सकता है। मैं क्यों कह रहा हूँ, ये बात सिंपल सी। ट्रम्प की 1987 में उन्होंने बुक लिखी थी, द आर्ट ऑफ द डील। उससे मैं एक पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ, ठीक है, सुन लीजिए। Trump says that while making a deal, it starts with an unachievable demand which suddenly puts the other party in a fix. Rather than thinking about any rational number, the unbelievable starting number becomes the anchor to negotiate. Then Trump gives a concession and walks away with a very good deal, while other party also feels good about having won a concession. तो मेरा मानना है कि ये जो उन्होंने लगाया जो टैरिफ, चीन को छोड़ दीजिए, बिकॉज चीन को वो एक सबक सिखाना चाहते हैं क्योंकि वो काउंटर टैरिफ लगा रहे हैं, और बाकी सब देश के बाद ये जरूर अपने जो टैरिफ करंट लगाया है उससे कम ही एक्चुअल में डील करेंगे। तो वो डेफिनेटली एक राहत मिलेगी, क्योंकि वो एक बिजनेसमैन है, अल्टीमेटली वो एक डील में क्लोज करना चाहते हैं, नो डील उनको नहीं चाहिए, वो एक बात है। तो अमेरिका की मार्केट, और इतना भी जो सवाल में आपने बताया उसको रिप्लाई करता हूं कि अमेरिका में इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि उन्होंने कहा कि ये टैरिफ का इंपैक्ट अमेरिकन कंपनीज को कंज्यूमर्स को पास ऑन करने से मना किया है। उन्होंने बोला कि मैं सख्त कार्रवाई लूंगा अगर आपने ये इन्फ्लेशन को उधर बढ़ने दिया। तो ये बात भी है, इसलिए उनकी ईपीएस पे अगर प्रेशर आ जाएगी, ये अनिश्चितता अमेरिकन निवेशक पे है, ठीक। इसलिए अमेरिका में मार्केट इतनी करेक्ट हुई है क्योंकि वहां पे ईपीएस ग्रोथ का प्रोजेक्शंस अभी रिवाइज करना पड़ रहा है। सेकेंड बात, वो ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली उनको इन्फ्लेशन को नहीं बढ़ाना है, क्योंकि उनको दबाव देना है फेड के ऊपर कि आप इंटरेस्ट रेट की कटौती करो, तो एक स्लो डाउन भी आ जाए वो उनको प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्लो डाउन प्लस अगर इन्फ्लेशन नहीं बढ़ी तो फेड के हाथ में भी रेट कट छीन के लेंगे, यही उनकी कोशिश है। सक्सेस ये कब होगा? तो एफआईएस की रुख यह है कि अभी अमेरिका में अनिश्चितता है ईपीएस ग्रोथ के ऊपर, इसलिए वो अमेरिका से पैसा निकाल रहे हैं। अब ये डेवलपिंग सिचुएशन को देखें तो क्या होता है कि एफआईएस को कहीं ना कहीं तो पैसा निवेश करना ही है ना, तो कहाँ ढूंढेंगे कि कहाँ पे इसकी एक आउटलुक पॉजिटिव निकल सकती है। जरूर एफआईएस अभी क्या है कि चीन में, क्योंकि काउंटर वॉर चल रहा है, चीन के ऊपर नाराजी रहेंगे, और चीन को फिच ने डाउनग्रेड भी किया है, तो वो एक भी कारण है। मगर बाकी देशों के पास
जो जो चीज में एक ट्रेड एग्रीमेंट की गुंजाइश है, जैसे इंडिया में बातचीत चल रही है, एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट साइन होने की होप है। और होप कहां से आती है? क्योंकि एक्टिव डिस्कशंस हो रहे हैं। पीयूष गोयल जी उधर गए थे, वापस उनकी टीम भी आई थी। सेकेंड चीज, मोदी जी और ट्रम्प जी जब मिले थे उधर, तब उन्होंने कहा था कि ये $500 बिलियन तक हम बढ़ाएंगे 2030 तक। यानी उनकी तरफ से भी इंडिया से ट्रेड रिलेशनशिप बढ़ाने की बात हो रही थी। वो कहां पे? जरूर कुछ ना कुछ गिव एंड टेक तो होगा। हमें कुछ उनसे तेल खरीदना होगा, कोई एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट खरीदना होगा, और इसे गठबंधन में शायद चीन से जो भी टक्कर हो रही है उसका कुछ ना कुछ फायदा इंडिया एक्सट्रैक्ट कर सकती है। तो मेरे ख्याल में जब एफआईएस देखेंगे कि हमारी जो 6.5% की जीडीपी ग्रोथ, मानते हैं कि अभी ग्लोबल स्लोडाउन के कारण ये 6.5 शायद 5.5 तक गिर सकते हैं, मगर एक 5.5 के लेवल में भी इंडिया सबसे तेजी से बढ़ने वाली देश होगी। तो उनके पास अब एक चीज है, रेट कट हुआ तो वो पॉजिटिव होगी इक्विटीज के लिए, उधर इधर भी रेट कट हुआ तो फिर पॉजिटिव है इक्विटीज के लिए, नंबर 1। नंबर 2, डॉलर कि आज जो स्ट्रेंथनिंग 102 से 103 ये नहीं है। अगर रेट कट होती है और अमेरिका में स्लोडाउन होती तो डॉलर को वीक ही रहना पड़ेगा। वो भी एक पॉजिटिव है एफआईएस को भारत में निवेश करने के लिए, आरबीआई की रेट कट। और फाइनली एक चीज जो है अनिश्चितता इंडियन मार्केट में, वो है अर्निंग सीजन और गाइडेंस की आउटलुक। उसके लिए डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स वेट कर रहे हैं। मगर जब मैंने कहा कि यहाँ ज्यादा उतना गिरावट उतना अभी एंटिसिपेट नहीं करूं, क्योंकि डीआईएस की बाइंग पावर, आज भी 9,000 करोड़ एफआईएस ने बेचे, 12,000 करोड़ डीआईएस ने खरीदा, फिर भी मार्केट गिरी 3%। मगर सबसे स्मॉलेस्ट फॉल इंडिया में था क्योंकि डीआईएस का सपोर्ट था। और ये डीआईएस ने क्या किया? उन्होंने कुछ मिड एंड स्मॉल कैप को बेच के एफआई लार्ज कैप्स को खरीदा, इसलिए टॉप इंडेक्स में उतना गिरावट नहीं था। सो डीआईएस के पास पैसा है, वो धीरे धीरे डिप्लॉय करेंगे, जैसे ही भयंकर कुछ सेलिंग आती है तो भी कवर करेंगे। तो एफआईएस के मन में भी वो देखेंगे कि इंडिया एज अ मार्केट थोड़ी लेस वॉलेटाइल और मोर स्टेबल है, एक बायलैटरल डील होने की संभावना है और बातचीत भी है, और हम एक टक्कर के रास्ते में नहीं जा रहे हैं, हम गठबंधन के रास्ते में जा रहे हैं। तो वो इस ओवरऑल ग्लूम सिनेरियो में एक पॉजिटिव सिल्वर लाइनिंग इंडिया के पास है। तो एफआईएस जरूर उतना बिकवाली इंडिया में भी कम करेंगे, शायद वापसी भी जब होती है इंडिया में सबसे पहले वापसी करेंगे, यही मेरी उम्मीद है। मगर वक्त की बात है, जैसे मैंने कहा शॉर्ट टर्म, आई थिंक पहले कहा था इन्होंने कि 6 हफ्ते, फिर 6 महीने और 18 महीने, राइट? 6 हफ्ते के लिए ये सब बात प्रॉब्लम रहेगी, मगर 6 महीने के अंदर एक सिल्वर ग्रीन सिग्नल, क्योंकि ट्रम्प भी अपना जो टैरिफ का स्टैंड है इरेशनल से एक नेगोशिएटिंग लेवल पे कम कराने की बात करेंगे, तब मार्केट्स एक रिलीफ रैली भी शुरू हो। यही है टिप्पणी। नहीं पंकज जी, मुझे सुनील जी की बातें कन्विंसिंग लग रही है, जिस तरह से उन्होंने पिक्चर पेंट की। नो डाउट कि उसमें आपको कुछ कुछ बम्प्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन जो एक ब्रॉडर पिक्चर है वो लग रही। तो क्या ऐसे में अब हमारे निवेशकों को अभी क्रेडिट पॉलिसी है जिसमें मान के ही चलिए कि एक 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आना ही आना है, कुछ सरप्राइज आ जाए तो वो शायद और बोनस हो जाएगा। उसके अलावा अभी बाकी के नंबर्स भी ठीक ही ठीक हैं, चाहे इन्फ्लेशन की बात करें चाहे ग्रोथ नंबर्स की बात करें, कंट्रोल में है। आगे देखें तो सही बात है कि अर्निंग सीजन्स पे एक नज़र होगी और उसमें भी कमेंट्री पर नज़र होगी। ऐसे में क्या आपको अपने मार्केट पे ही ट्रस्ट करना चाहिए? हाँ, आपके जो बाइंग फंडामेंटल्स है वो सही होना चाहिए कि क्या खरीदना है आपको, क्या नहीं खरीदना है, लेकिन आपको बहुत पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग हमेशा गिरावट पे कहते हैं कि ये एक मौका भी है खरीदने का। कैसे इस करंट सिचुएशन को एनालाइज करेंगे? देखो विपिन जी, वील हैव टू बी रैशनल। और अगर हम बात पैसों की कर रहे हैं, फाइनेंसेस की कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स की कर रहे हैं, तो एक सेकंड के लिए लेट्स कीप द पैट्रियोटिक फर्वर ऑन द साइड। अगर हम एक पैट्रियोटिज्म थोड़ी देर के लिए साइड में रख दें एंड लेट्स टॉक ओनली ऑन फाइनेंशियल बेसिस, ऑन इकोनॉमिक बेसिस, ऑन मनी बेसिस। और मैं अगर एक एफआई के नज़रिए से अगर मैं 2 शब्द बोलूं, आई थिंक कोई ऐसा इमीडिएट कारण नहीं है कि एफआई रशियन करें इंडियन मार्केट्स में। कोई वैल्यूएशन बहुत सुपर अट्रैक्टिव नहीं हो गए। जो ट्रम्प साहब ने किया, एक वर्ल्ड ऑर्डर को ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय सा कर दिया है, चाहे वो इकोनॉमिकली हो, टैरिफ वाइज हो। जो एक मान के चल रहे थे कि जब वो जिस मैंडेट के साथ आए थे, एक प्रो कैपिटलिस्ट ट्रम्प माने जाते थे, और ये मान जा रहा था कि वंस ट्रम्प इज देयर, आई थिंक इकोनॉमीज को फायदा होगा। जो वायलेंस वर्ल्ड में चल रहा है, जो वॉर्स वर्ल्ड में चल रही हैं, उनमें एक बहुत जल्दी विराम आएगा एंड विल बी बैक टू रोजी डेज। आई थिंक उसके विपरीत हुआ है। वॉर में ठीक है थोड़ा बहुत थमा हुआ है, बट दे आर नोवेयर क्लोज टू क्लोजर।
और जिस तरह से ऑन इमीडिएट बेसिस, ऑन अ वेरी फास्ट ट्रैक बेसिस ये टैरिफ वॉर चल रही है, इकोनॉमिक ऑर्डर को डिस्ट्रॉय किया गया है। उसके अलावा अगर हम एक जैसे नाटो एज अ फ्रंट अगर हम देखें, जो एक 100 साल के एक जो फ्रंट बने थे, उनको सडनली यू टेल देम कि एवरीबडी हैज़ टू फेंड फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ और कंट्री को अपना ध्यान अपने आप रखना है, तो ऐसा नहीं होता है। आई थिंक डिस्ट्रॉय करने में बहुत कम टाइम लगता है और उस चीज़ को दोबारा से एक समीकरण को, एक ग्रुप को इकट्ठा करने में या कॉन्फिडेंस बिल्ड मेजर्स में बहुत लंबा समय लग जाता है। सो मेरा ये मानना है कि अभी अनिश्चितताएं बने रहेंगी और जैसा मैं कह रहा था, इट विल टेक सम टाइम और एक बेबी स्टेप्स आएंगे बिफोर एक मार्केट को एक टाइम वाइज एक प्लेटू में घूमना पड़ेगा। और उसके अगर हम देखें, ठीक है, डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट्स में हो सकता है एक एग्रेसिवली थोड़ा कटौती आए, चाहे वो डोमेस्टिक की बात हो। यूएस फेड की अगर हम बात करें, वहाँ पर एक और अपनी जंग छिड़ रही है बिटवीन प्रेसिडेंट ट्रंप एंड यूएस फेड। आई थिंक यूएस फेड का बयान बिल्कुल सही है कि जिस तरह की पॉलिसीज है, इन्फ्लेशन का काफ़ी बड़ा खतरा है एंड देयर इज़ नो एग्रेशन फ्रॉम माय साइड टू कट ऑन इंटरेस्ट रेट। और प्रेसिडेंट साहब कह रहे हैं कि आप वाई डोंट यू गो अहेड एंड कट द रेट। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे गोल्स, सेल्फ गोल्स इधर उधर से हो रहे हैं एंड दे हैव बीन शूटिंग अराउंड। चाइना अब वो चाइना नहीं है जो आज से 20-25 साल पहले चाइना था। चाइना बाय इटसेल्फ इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेशन और जिस तरह के एक ग्लोबल में जो उनके सामान की या ट्रेड की ज़रूरत है कि यू कैन नॉट इग्नोर चाइना एट ऑल। सो मेनी थिंग्स आर फ्लोटिंग अराउंड। Q4 के हमारे जिस तरह के रिजल्ट्स हैं, कोई ऐसी बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिज्म नहीं है Q4 के रिजल्ट में। एंड व्हाट हैज़ हैपन इन लास्ट 2 वीक्स, तो मेरे को लगता है कि ज़्यादातर कमेंट्री अब कॉशियस की तरफ से आएगी, जो मैनेजमेंट की तरफ से आएगी। सो व्हाट वी हैव बीन टेलिंग आवर क्लाइंट्स, व्हाट वी हैव बीन एडवाइजिंग आवर पीपल कि स्टे कॉशियस। कोई ऐसा कोई नहीं ये समझे कि यहाँ से बहुत सीरियस अपटिक आने वाला इमीडिएट बेसिस पे। सिलेक्टिवली मार्केट में इन्वेस्टमेंट करिए, इन्वेस्टेड रहिए, बुरे सेक्टर्स, बुरे स्टॉक से बाहर निकलिए, डोमेस्टिक कंजम्पशंस की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए, समथिंग लाइक गुड बैंकिंग, गुड एनबीएफसीज, दोज काइंड ऑफ तक। क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर में हम चारों तरफ डिस्ट्रक्शन देख रहे हैं। वे टू पार्क द मनी, गोल्ड नीचे आना शुरू हो गया, सिल्वर नीचे आ रहा है, क्रूड में डिस्ट्रक्शन देख रहे हैं, बिटकॉइन में डिस्ट्रक्शन देख रहे हैं, इक्विटी में डिस्ट्रक्शन देख रहे हैं, बॉन्ड यील्ड्स नीचे आ रही हैं, पैसा बैक टू ट्रेजरी जा रहा है, बैक टू बॉन्ड जा रहा है, बैक टू एफडी जा रहा है। सो एक आई थिंक एक अनफोर्सीन सा एक समीकरण मार्केट में हुआ है एंड वन विल हैव टू स्टे कॉशियस। और ऐसा नहीं मैं मानता कि एफआईज बहुत सीरियसली बहुत जल्दी रशियन इंडियन मार्केट्स में करने वाला है। रादर आई वुड गिव फुल मार्क्स टू देम। आज से 6 महीने पहले जब उन्होंने एक एग्रेसिवली सेलिंग स्टार्ट की थी एंड दैट सेलिंग वाज नथिंग टू डू विद ट्रम्प, दैट सेलिंग वाज बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशन। दो बहुत सीरियस एक्सटेंडेड वैल्यूएशन हमारी मार्केट में हो गए थे। आई थिंक दे आउटविटेड रिटेल इन्वेस्टर्स, दे आउटविटेड आवर डोमेस्टिक फंड्स। आई थिंक दे वर द फर्स्ट वन टू एग्रेसिवली स्टार्ट सेलिंग और वो सेलिंग चलती रही है। सो लेट्स वेट एंड वॉच। एक चीज और मैं कहूंगा, अगर हम पूरे वर्ल्ड में देखें, आउट ऑफ एवरी $100 इन्वेस्टेड इन द वर्ल्ड, जो इंडिया एज अ इमर्जिंग मार्केट आती है, $3 से $4 इंडिया में पहुंच पाते हैं। मेजॉरिटी $65 to $70 आर स्टिल इन्वेस्टेड इन यूएसए और बाकी इमर्जिंग मार्केट्स में। सो ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म, ऑन अ ग्लोबल स्केल अगर हम देखें तो इतना बड़ा इंडिया का पाई नहीं हैगा। ठीक है, डोमेस्टिकली वी हैव ग्रोन, आवर इकोनॉमी इज राइजिंग फास्ट एंड यू कैन नॉट इग्नोर इकोनॉमी लाइक इंडिया। बट मेरा ये मानना है कि एफआईज कोई बहुत जल्दी तरीके से इंडिया में रशियन नहीं करने वाले। ठीक है, चलिए दो अलग अलग व्यू, एक सुनील साहब का व्यू जो कि काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है और एक पंकज जी का व्यू जो कह रहे हैं कि मैं रियलिस्टिक ही बात करूंगा व्हेन इट कम्स टू द मनी। तो ये दो अलग अलग व्यूज़ हैं, दो अलग अलग चीज़ें हैं और अपने बातों को रखने के लिए दोनों ने अपने अपने रैशनल्स दिए हैं। मैं एक छोटा ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो एक महत्वपूर्ण और सवाल होगा जिसकी चर्चा बहुत हो रही पूरी दुनिया में कि क्या हम एक ग्लोबल रिसेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हाँ, तो उसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा, अगर ना तो हमारी इकोनॉमी के जो फंडामेंटल्स है वो इस समय कितने रोबस्ट हैं, और फाइनली जो कुछ हो रहा है क्या ये थम जाएगा या अभी इसमें और कुछ देखना या एक बड़ी पिक्चर सामने आना बाकी है और वर्ल्ड ऑर्डर यहाँ से एक मेजर चेंज होता हुआ दिखाई देगा। छोटा ब्रेक के बाद ये 2-3 अहम सवाल। बैक, आप देख रहे हैं आवाज अड्डा। टैरिफ का वॉर कब थमेगा हाहाकार, क्योंकि
काफ़ी हाहाकार इस वक्त दुनिया में मचा दिया ट्रंप साहब ने अपने टेरर से, और उसका इम्पैक्ट हम दुनिया भर के मार्केट्स पर भी देख रहे हैं, इंक्लूडिंग द अमेरिकन मार्केट्स। तो चलिए, ब्रेक से पहले हमने काफ़ी सारा एनालिसिस किया इस मौजूदा सिचुएशन का, उसके हर तरह के इम्पैक्ट का, फ्रॉम मार्केट्स टू द इकोनॉमीज और वर्ल्ड ऑर्डर पे भी। अब कुछ 2-3 अहम सवाल और बचते हैं जिनका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। शुभमय साहब, जैसा मैंने कहा कि एक बहुत बड़ी चर्चा अब चल निकली है कि क्या हम एक ग्लोबल रिसेशन की तरफ जा रहे हैं। क्या वाकई में इस तरह के साइंस दिख रहे हैं कि ग्लोबल रिसेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और अगर ऐसा है तो क्या हमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत है? क्या कहेंगे? विपिन जी, ग्लोबल रिसेशन अंकित करना वेरी डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स अगर हो रहे हैं यूके में, यूएसए में, और इसकी वजह से उनके कंज्यूमर्स ग्रोथ कंजम्पशन से सॉफ्टन कर जाए, वो अलग चीज़ है। भारत में ट्रेंड्स बिल्कुल अलग है, क्योंकि भारत का ज़्यादातर कंजम्पशन डोमेस्टिक ड्रिवन है। इसीलिए ग्लोबल रिसेशन का पैटर्न इज एक ऐसा चीज़ है जो हम सभी इस वक्त, इट वेरी डिफिकल्ट है सोचना, क्योंकि सच में भारत में और चाइना में और दूसरे एशियन देशों में जिनके पास फाइनेंशियल मसल पावर है, वो भरपूर इस कोशिश करेंगे कि कंज्यूमर्स अपना कंजम्पशन कम ना करें। हमारे इकोनॉमी में खासकर अगर हम देखें, कंजम्पशन पैटर्न राइज करना शुरू किया है काफ़ी क्वार्टर्स के बाद। इसीलिए मैं नहीं मानता कि ग्लोबल रिसेशन यूनिफॉर्मली एक समय में एक जैसा कोविड के टाइम में जैसे हुआ था उस तरह का होने का गुंजाइश है। लेकिन इंडिया में इस सिचुएशन को अगर हम देखें कि हमारे लिए क्या करना है, तो फर्स्ट थिंग, भारत सरकार ने बजट में या पिछले 2-3 साल में जो रवैया अपनाया है, वो ये है कि अपने आप अपना एक्सपेंडिचर को कंट्रोल में रखे, सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ावा दे। ये वाला पॉलिसी गवर्नमेंट को रिवाइज करना पड़ेगा। ट्रम्प टैरिफ्स का इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए भारत सरकार को एक्सपेंडिचर बढ़ाना बहुत जरूरी है, बहुत सारे क्षेत्र में। और इसको करने के लिए अगर बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ेंगे, फिस्कल डेफिसिट से जुड़ा हुआ, साथ में रेवेन्यूज दूसरे तरीके से कहाँ से लाया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त भारत में फाइनेंशियल प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में, फाइनेंस मिनिस्ट्री में, कॉमर्स मिनिस्ट्री में यही सबसे बड़ा सवाल सामने आ रहा है, और इस पर वो निश्चित ही चिंता कर रहे हैं, क्योंकि कंजम्पशन अगर हम बढ़ाएंगे नहीं तो हम इस जिसे कहते हैं मैसिव अनसर्टेनिटी जो ग्लोबल मार्केट्स में है, उसका हम सामना नहीं कर पाएंगे। एक्सपेंडिचर कंप्रेशन रखने का जो सिस्टम, जो एक पॉलिसी भारत सरकार ने बहुत स्ट्रांगली एम्फसाइज किया था, वो पॉलिसी में अभी ढील देनी पड़ेगी, और ये बहुत ज़रूरी हो गया है। आज आप देखेंगे गवर्नमेंट ने एक फ्यूल टैरिफ 2 रुपीज़ एक्साइज बढ़ाया है, कंज्यूमर्स पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बट ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है कि गवर्नमेंट अपना टैक्स कलेक्शंस, अपना रिसोर्सेज बढ़ा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट में क्लैरिटी आ रही है कि हमें अगर ट्रम्प टैरिफ से डील करने में दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। साथ में मैं मानूंगा कि चाइना और बाकी सारे एशियन कंट्रीज, स्पेशली जापान वगैरह में भी वही सेम प्रोसेस करेंगे कि वो इस बारी करेंगे एक्सपेंशन। तो क्वांटिटेटिव ईजिंग वाली जो चीज़ रही थी ड्यूरिंग 2021 में वेस्टर्न कंट्रीज में, इस बारी आप क्वांटिटेटिव ईजिंग देखेंगे एशियन कंट्रीज में, और वो एक बहुत बड़ा स्टेप होगा ग्लोबल इम्बैलेंसेस में। जी विपिन जी। जी ठीक है सर, आपने काफ़ी अच्छे से सिचुएशन को एनालाइज किया, एंड इम्पॉर्टेंट की सही बात है, हमें ऐसे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ग्लोबल रिसेशन को, लेकिन जो भी चीज़ें हमें सामने दिखाई दे रही है, और इज इंडिया कपल्ड विद अदर कंट्रीज़ है, हमारे डोमेस्टिक फंडामेंटल्स ही स्ट्रॉन्ग हैं, उस पर हमें देखना होगा। शिवकांत जी, लेकिन अगर इसे पूरे ग्लोबल ऑर्डर के हिसाब से देखें और वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से देखें, ऑलरेडी हमने
बहुत समय नहीं हुआ है जब पैंडेमिक से गुजरे हैं, तब भी पूरी दुनिया हिली। उसके बाद फिर लगातार हम देख रहे हैं कि पैंडेमिक के बाद उम्मीद आई थी कि चलिए अब सब कुछ शांत होगा, लेकिन फिर युद्ध होते गए और वहाँ पे पूरी दुनिया उलझी रही। अब जैसा बातचीत में भी आया कि ट्रम्प साहब के आने के बाद सबको उम्मीद थी कि यहाँ पर ये सब चीज़ें ख़त्म होगी, शायद थोड़ी बेहतरी होगी, लेकिन उन्होंने एक दूसरी तरह की चीज़ डाल दी। तो एक वो स्पाइरल है जिसमें लगातार दुनिया उलझती सी जा रही है। क्या धीरे धीरे ही सही, लेकिन हम एक दूसरे वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं, एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जो अगले 10-15 साल बहुत स्क्रैची सी रहेगी? वर्ल्ड ऑर्डर है ही कहाँ। देखिए, वर्ल्ड ऑर्डर जो था उसको तो तोड़ दिया। जहां तक व्यापार की बात है, व्यापार के वर्ल्ड ऑर्डर को ट्रम्प कह चुके हैं तोड़ना चाहते हैं, और उन्होंने एक तरह से तोड़ दिया है। तो गया। हम कुछ देर पहले रिसेशन की यानी मंदी की बात कर रहे थे। इतिहास में अगर झांकें तो 1929 1928 में अमेरिका ने संरक्षण की इस तरह की दीवार खड़ी करने की कोशिश की थी। 1930 में क्या हुआ आप सब जानते हैं। सबसे भयंकर इतिहास की मंदी आई। 1970-71 में निक्सन ने एक बार फिर इस तरह की संरक्षणवादी दीवारें खड़ी करने की कोशिश की थी। 1973 से 75 में एक बार फिर भयंकर मंदी आई। क्यों है ये सब? क्योंकि अमेरिका, आप चाहें न चाहें, लेकिन दुनिया की 26% अर्थव्यवस्था तो अमेरिका ही है। तो अगर अमेरिका संरक्षण वाली दीवारें खड़ी करता है तो विश्व व्यापार में इससे रुकावट आती है। और आपको आर्थिक विकास के लिए 2-3 चीजें चाहिए। एक तो आपका डोमेस्टिक कंजम्पशन, जिसकी कि शुभमय जी ने बात की, वो बढ़ते रहना चाहिए, और दूसरा व्यापार में रुकावट नहीं आनी चाहिए। तो व्यापार में तो रुकावट आ रही है। जहां तक जो आपका घरेलू कंजम्पशन है, घरेलू जो उपभोग है, वो कम होगा कि नहीं होगा। अब अगर आप इस तरह के नीरो टाइप के फैसले लेंगे जिससे एक एक दिन में आपके पेंशन के 10%, 20%, 30% पैसे उड़ जाएंगे, तो खर्च करने वाला 4 बार सोचेगा ना कि मैं कुछ खरीदने जाऊं कि नहीं जाऊं। और अगर वो 4 बार सोच के खरीदने जाएगा, तो जो निवेश करने वाला है, जो निर्माता है, वो तो 50 बार सोचेगा कि मैं बनाऊं कि न बनाऊं। और आगे जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करूं ना करूं, एक्सपेंशन में खर्च करूं ना करूं। तो ये सारी चीजें जब धीमी पड़ती है तो मंदी तो आती है। तो मंदी के तो सारे आसार इन्होंने तैयार कर दिए हैं। अब अगर मंदी नहीं आती है तो उसका कारण यही हो सकता है कि एशिया में किसी तरह से हम जो है वो कैपिटल एक्सपेंशन और खर्चा बढ़ाएं। क्योंकि यूरोप की अगर बात करें, जापान की बात करें, तो उनका कर्ज का लेवल इतना बढ़ चुका है कि वो चाह करके भी एक सीमा से ज्यादा अपना इकोनॉमिक एक्सपेंशन नहीं कर पाएंगे, वो अपना खर्चा नहीं बढ़ा पाएंगे। वो तो डिफेंस में खर्चा बढ़ाने के लिए रो रहे थे, अभी आपने जो है वो उनके व्यापार पेट पे लात मार दी, तो अब तो वो दोनों काम नहीं कर पाएंगे। तो यूरोप जो है वो दुनिया का अभी भी सबसे बड़ा व्यापार, अगर आप व्यापार की बात करें तो सबसे बड़ा हिस्सा यूरोपियन यूनियन है। उसके बाद चाइना का नंबर आता है, तीसरा नंबर अमेरिका का आता है। तो ये 2 ब्लॉक जो है, दूसरे ब्लॉक से आप झगड़ा कर रहे हैं चाइना से, और जो यूरोपियन यूनियन है उससे जो है उसको आपने वैसे डिसरप्ट कर दिया। तो अगर व्यापार में ये दोनों ब्लॉक अगर रुक जाते हैं तो उसके बाद व्यापार की गाड़ी वो चल नहीं सकती ना। इसलिए मुझे लगता है कि मंदी का खतरा बढ़ रहा है। इसीलिए गोल्डमैन सैक्स ने जो मंदी के आसार हैं उसको 45% बढ़ा के कर दिया है। तो जब भविष्यवाणी करने वाले जो है वो 45% पे पहुंच जाते हैं, समझ लीजिए कि वह आधा आधा खतरा है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसके लिए हर सरकार को भरपूर कोशिश करनी पड़ेगी। भारत थोड़ी सी अच्छी स्थिति में इसलिए है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो निर्यात पे ज्यादा निर्भर नहीं करती, ज्यादा निर्भर जो है वो घरेलू उत्पाद पे करती है। लेकिन ये हमारी कमजोरी भी है। अगर हमें इस अवस्था से आगे बढ़ना है, अगर हमें आर्थिक स्थिति सुधारनी है, तो हमें माल बाहर बेचना होगा। दुनिया में, इतिहास में ऐसा कोई देश नहीं हुआ है जो अपने यहाँ उत्पादन करके अमीर बना हो। अमीर बनने के लिए हमेशा आपको अपना माल दूसरे देशों में बेचना पड़ता है, उनकी पूंजी अपने पास लानी पड़ती है, उस पूंजी का आप इस्तेमाल करते हैं और उससे आपका विकास होता है। चीन ने ये किया, जापान ने ये किया, जर्मनी ने ये किया। मैं दुनिया भर के आप उदाहरण गिना सकता हूँ। भारत कोई नया नवेला नहीं है कि बिना किए बन जाएगा। इसलिए
भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये खड़ी हो गई है कि इस तरह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जिस तरह की रुकावट आ गई है, इसके चलते अब वो अपना अपना व्यापार फैलाएगा कैसे? उसके लिए नए रास्ते खुलेंगे। यूरोपीय संघ है, हो सकता है उसके साथ जल्दी से समझौता हो जाए, हो सकता है कुछ और नए समझौते हो जाएं, कुछ नई मार्केट उसे मिल जाएं, लेकिन जो भी नई मार्केट आगे बनेंगी, मिलेंगी, उसके लिए जो है वो आपकी सप्लाई चेन, उसका भी डिसरप्शन होगा, नई सप्लाई चेन बनानी पड़ेंगी। तो ये बहुत बड़ी रुकावट, बहुत बड़ा सिरदर्द खड़ा कर दिया सबके लिए ट्रंप ने, और भारत के लिए भी कोई बहुत आसान रास्ता नहीं है। तो स्वस्ति कह रहे हैं शिवकांत जी, भारत के लिए आसान रास्ता यहाँ से है नहीं, बहुत सारी मशक्कत करनी होगी। अब ऐसे में भारत की आर्थिक, कूटनीतिक, सामरिक भी कह लूँ एक हद तक, क्योंकि उन सब चीज़ों से आप कहीं उलझते रहते हैं, कभी चीन, कभी पाकिस्तान, ये सब बना रहता है। तो क्या यहाँ से एक पॉलिसी होनी चाहिए? देखिए, यहाँ पे जो बातें हो रही हैं उसमें मैं देख रही थी कि किस तरह से भारत की 1.5 बिलियन पॉपुलेशन को के बारे में कंजम्पशन लेड इकोनॉमी को लेकर भारत की स्ट्रेंथ बताया जा रहा था। मेरा इससे विचार जो है वो अलग है। देखिए, भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हमारी दुखती रख है, वो हमारा वीक स्पॉट है, वल्नरेबल स्पॉट है। और उस मैन्युफैक्चरिंग, अभी भी दुनिया का जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, जो फैक्ट्री है, वो चाइना है। और हो ये रहा है कि जो वेस्ट की डी रिस्किंग सो कॉल्ड हो रही है, अभी आप डोनाल्ड ट्रंप को जाने दीजिए, ये तो वैसे भी एक तरीके का, आपको मैंने जैसे हम सब लोग कह रहे हैं कि ये तो नी जर्क रिएक्शन है, लेकिन लॉन्ग टर्म अगर आप व्यू देखते हैं तो भारत का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि हम मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बन पा रहे हैं। और इसके लिए हमने अपने सारे एफटीएस रोक दिए थे। आप एफटीए की बात कर रहे हैं कि ट्रेड डील कर लेंगे, अरे इतनी ट्रेड डील तो करी, सारे जो हमारा जो एफटीए है उसका यूटिलाइजेशन लो है। हमारे वी सफर फ्रॉम अ सिस्टेमिक लो एफटीए यूटिलाइजेशन। ठीक है, ये तो इसको हम कैसे ठीक करेंगे? इसमें हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से आएगी? मैन्युफैक्चरिंग के अगर आप डेटा उठा के देखें तो 2024 के ही फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर में और थर्ड क्वार्टर का जो कंपैरिजन है, एज अ प्रपोर्शन टू आवर जीडीपी, मैन्युफैक्चरिंग का जो प्रतिशत है वो घट गया है। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमें एफडीआई चाहिए। भारत एफडीआई आ नहीं रहा है। जो पैसा चाइना नहीं जा रहा था डी रिस्किंग के नाम पे, वो भारत ना जाकर वियतनाम और सिंगापुर जा रहा था। और भारत क्यों नहीं आ रहा है? इसलिए थोड़ी कि भारत से लोगों को कोई नाराजगी है, क्योंकि हमारा जो इंटरनल सिस्टम है वो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नहीं है। क्योंकि WTO फेल कर चुका है, डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म नहीं है, मल्टीलैटरलिज्म डेड हो चुका है। इस वजह से बायलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटीज हमें देनी पड़ेंगी, वो हम देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसके लिए फिर हमें कहीं ना कहीं हमें उनके साथ एफटीए करना पड़ेगा, अपना मार्केट एक्सेस खोलना पड़ेगा। और अभी हम अमेरिका को प्रोटेक्शनिस्ट होने के लिए कह रहे हैं, हम खुद सबसे बड़े प्रोटेक्शनिस्ट हैं। तो बात यहाँ पर यह है कि अगर भारत की बात आती है तो जो अभी हमें जो डी-रिस्किंग दिख रही है कि हम बहुत एक्सपोर्ट कर रहे हैं वेस्ट को, और चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, चाहे यूके हो, चाहे यूएसए हो, तभी तो हमारा ट्रेड सरप्लस है ना फिर इन कंट्रीज के साथ, जिसपे अभी अमेरिका ने तलवार चलाई है। ये जो है, जितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वेस्ट को, उसी प्रपोर्शन में हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं चाइना से, क्योंकि हमारी क्रिटिकल डिपेंडेंसी चाइना पे बनी हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप, मतलब अगर हम दुनिया में जो हम लोग यहाँ बैठ के चर्चा कर रहे हैं, अगर हम डी रिस्किंग को लेकर सीरियस हैं, भारत की इकोनॉमी को कंजम्पशन लेड से मैन्युफैक्चरिंग भी अगर हम उसमें लाने में सीरियस हैं, तो हमारे को बेसिकली इंटरनल रिफॉर्म करना पड़ेगा। ऐसे हमें पाथवेज क्रिएट करने पड़ेंगे जिससे कि एफडीआई आए। आपको क्या पता है कि 2023-24 फाइनेंशियल ईयर में we earned more from remittances than we earned from FDI. FDI हमारे देश में आई 70 से 75 बिलियन डॉलर, रेमिटेंसेस हमारे देश में आए 125 बिलियन डॉलर, और अमेरिका जो है वो उभरा है सबसे बड़े रेमिटेंसेस के सोर्स के रूप में। तो इस तरह के जो समीकरण है उससे हम लॉन्ग गेम नहीं खेल सकते, हम एम्बेडेड नहीं हो सकते ग्लोबल सप्लाई चेन्स में। ठीक है, हम 1.5 बिलियन लोग हैं, लेकिन उसका हम पूरी तरह से, और इसीलिए हम इतने वल्नरेबल हो जाते हैं। जैसे कि अमेरिका जैसा देश अगर ऐसा नीजर्क रिएक्शन करता है तो फिर हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि अब ऐसे में अपने आप को बैलेंस करने के लिए फिर हमको अब आप कैसे, अब यूरोपियन यूनियन के साथ जो एफटीए कर रहे हैं तो वहां पे भी तो जो मामला है वो प्रोटेक्शनिज्म को लेकर ही फंसा है ना कहीं, तो खोलना पड़ेगा ना हमें। अमेरिका हमसे जबरदस्ती करके खुलवाएगा तो फिर हमें यूरोपियन यूनियन के लिए भी खोलना पड़ेगा। यूके भी तो यही कह रहा है कि हमें मार्केट एक्सेस दीजिए। नॉन ईयू जो कंट्रीज के साथ हमने एफटीए किया है वहां भी तो मार्केट एक्सेस की बात है। तो जितने भी तरीके से हम इस बात को
एक्सप्लेन करें विपिन जी, जितने भी तरीके से हम देखें, लेकिन अल्टीमेटली जो इसका रास्ता है वो इंटरनल रिफॉर्म से ही आएगा। आप एग्रीकल्चर रिफॉर्म चाहिए, हमें लेबर रिफॉर्म चाहिए, हमें अपने इन्वेस्टमेंट जो इकोसिस्टम है उसे बिजनेस फ्रेंडली बनाना है, उसके लिए हमें बायलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटीज देनी पड़ेंगी और तभी बात आगे बढ़ेगी, वरना जो अभी हो रहा है वही होगा। इसीलिए हम चुप्पी साध के बैठे। जी चलिए, क्योंकि काफ़ी बड़ी वृहद और गहरी चर्चा और इस बीच लगातार डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं, उसी बहाने हमने ये भी देखा कि इंटरनली हमें क्या करने की ज़रूरत है। स्वस्ति ने काफ़ी इन डिटेल बातचीत अभी की कि किस तरीके से हम अपने एक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना चाहते हैं। बीच में China+1 की भी बात चली थी, जिसमें काफ़ी चीज़ें हिंदुस्तान की तरफ मुड़ी थी, लेकिन लगता है वो चीज़ भी अभी पटरी पर उतनी पहुंची नहीं। अब थोड़ा उसका मामला कम होता हुआ दिख रहा है, मतलब कोई क्लैरिटी उस पर दिखाई नहीं देती कि वो China+1 की थ्योरी हम कितना सक्सेसफुल होता हुआ देख रहे हैं। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे देश में हैं, जो हम ठीक करेंगे वक्त के साथ। वो चीज़ें हैं, काफ़ी प्रयास हो रहे हैं, लेकिन अभी जैसा शिवकांत जी ने कहा था कि एटम बॉम्ब फोड़ दिया है ट्रम्प साहब ने, तो जब वो बॉम्ब फूटा है तो उसके तुरंत रिएक्शंस भी होंगे, वो उसके विस्फोट के जो अणु हैं वो भी सबको झेलने पड़ेंगे। तो अभी वो झेल रहे हैं, अब आगे ट्रम्प और क्या क्या चीज़ दिखा देंगे, कैसे ये सब कुछ सेट होगा। क्या जो सुनील जी ने कहा है कि वो उनका जो कोट पढ़ के बताया था कि ये उनका एक तरीका है या उनका एक पुराना थ्योरी है कि थोड़ा सा पहले मरोड़ दो और फिर उसके बाद सेटल कर लो, क्या वैसा कुछ होने वाला, ये तो थोड़ा सा अनफोल्ड होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन जहाँ तक मार्केट्स की बात है, अभी शायद हमें डोमेस्टिकली उसे देखना होगा। बाकी चीज़ें भी हैं, लेकिन आगे आरबीआई का पॉलिसी, हमारे रिजल्ट, तमाम चीज़ें हैं, वो कितना ऑप्टिमिस्टिक है नहीं अलग बात है, लेकिन नज़र तो आपको उस पर रखनी पड़ेगी। आई होप कि शायद यहाँ से चीज़ें सेटल होती हुई नज़र आए। मार्केट्स को जितना डेंट देखना था उन्होंने देख लिया हो, आगे सेटल हो या फिर कुछ और ट्रम्प के पिटारे से निकल जाए तो किसी को नहीं पता। तो अनिश्चितता एक बड़ा बज़ वर्ड है। इसके साथ ही मुझे कार्यक्रम समाप्त करना होगा, क्योंकि शुरुआत भी वहीं से हुई थी। एक खबर आई, फिर आगे आई, फिर पीछे गई। लेकिन फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर शायद कोई और खबर आ जाएगी जिस पर हम साथ में बैठेंगे और चर्चा कर रहे होंगे। लेकिन फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया, नमस्कार।